आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमें जो प्रिपरेशन पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो प्रिपरेशन पढ़ना है वो केवल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, केवल केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उन केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहले हेलो एल्केन के प्रिपरेशन से। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो जैसा कि नाम से ही पता है कि हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन एल्केन के हेलोजिनेशन से बन सकता है। तो हम पहला रिएक्शन पढ़ते हैं। हम जो पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्केन, और एल्केन का हेलोजिनेशन कराएंगे। एल्केन का हेलोजिनेशन मतलब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन के हेलोजिनेशन से हम हेलो एल्केन बनाएंगे। एक सिंपल सा हमने एल्केन लिखा है कि RCH3 लिखा है, जहां R कोई अल्काइल ग्रुप है, और इसका जब हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं H2 से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एल्केन का जब हम हेलोजन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हेलो एल्केन्स बनते हैं। इसमें क्या हुआ कि यहाँ RCH3 हमने लिखा है, एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, बन गया RCH2S। फिर चूंकि ये चेन रिएक्शन होता है तो इस चेन रिएक्शन में सेकेंड हाइड्रोजन फिर रिप्लेस होगा, और सेकेंड हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो RCH2X बनेगा। फिर चेन रिएक्शन है, फिर इसमें से भी इस हाइड्रोजन का यहाँ ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा और ये बन जाएगा RCH3। इट मींस आफ्टर halogenation of RCH3 in the presence of sunlight through free radical mechanism, a mixture of 3 alkanes बनेगा, मोनो हेलो एल्केन बनेगा, डाई हेलो एल्केन बनेगा और ट्राई हेलो एल्केन बनेगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा कि सबसे सिंपल और सबसे एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है मेथेन है, और इस मेथेन का हम हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, H2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर वही सेम चीज होगा। यहाँ हम H2 के जगह पे हम Cl2 लिख देते हैं कि यहाँ Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ऊपर का जैसा रिएक्शन है सेम उसी तरीके का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ भी फॉलो होगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होगा क्या कि एक एक करके हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होगा। CH4 एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर चेन रिएक्शन होगा, एक नेक्स्ट हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन के जगह पे एक Cl आएगा तो CH2Cl आ गया, फिर एक हाइड्रोजन के जगह पे फिर एक नेक्स्ट Cl आ जाएगा तो CH_Cl3 हो जाएगा, और यहाँ एक कंप्लीट हेलोजिनेशन हो गया या कंप्लीट क्लोरीनेशन हो गया, इसका नाम हो गया CCl4। हम एक हायर एल्केन लेते हैं, यहाँ हमने यहाँ एक एल्केन लिया, एक सबसे एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर लिया। यहाँ हम एक हायर एल्केन लेते हैं, RCH2CH3 लेते हैं। इसका जब हम हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं तो यहाँ भी वही चीज होगा कि यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब फॉलो होगा तो सेम चीज होगा कि एक बार ये RCH2CH3 है, एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सेकेंड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, दो हाइड्रोजन उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया, ये 2 हेलो एल्केन बन गया। और एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ गया तो एक ये बन गया, मतलब मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमर्स बन गया। ये एक मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स हुआ, और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब यहाँ हमने एक चीज और लिखा हुआ है कि जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है कि हेलोजन के द्वारा, तो हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट होता है कि अगर किसी एल्केन में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, जो हाइड्रोजन्स हैं वो प्राइमरी नेचर का भी है, सेकेंडरी नेचर का है या टर्शियरी नेचर का है, तो उसमें भी उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट
हैलोजन द्वारा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो हाइड्रोजन किस तरीके का है, प्राइमरी नेचर का है या सेकेंडरी नेचर का है या टर्शियरी नेचर का है। तो हम ये पाते हैं कि जो टर्शियरी हाइड्रोजन होता है उसका रिप्लेसमेंट सबसे तेजी से होता है, उससे कम रिएक्टिविटी होती है सेकेंडरी हाइड्रोजन का और उससे कम रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी हाइड्रोजन का। इसको यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये रीजन क्या है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है वो सबसे धीमे होता है, उससे ज्यादा उससे फास्ट होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन का और सबसे तेज होता है टर्शियरी हाइड्रोजन का। वो इसका रीजन ये है, इस रिएक्टिविटी का रीजन ये है या इस आर्डर का रीजन ये है कि जो भी हाइड्रोजन का यहाँ जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन जो हो रहा है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। और जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग ये जानते हैं कि प्राइमरी जो फ्री रेडिकल होते हैं या प्राइमरी जो फ्री रेडिकल होता है 1 डिग्री का फ्री रेडिकल होता है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे या उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होती है और टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो चूंकि टर्शियरी जब ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा तो इसके रिप्लेसमेंट से पहले 3 डिग्री का या टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा और टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी सेकेंडरी की और उससे होगी प्राइमरी की। ठीक इसी तरीके से चूंकि हमने यहाँ तो हाइड्रोजन स्पेसिफाई कर दिया बट यहाँ हमने X2 लिखा था, यहाँ भी मैं X2 लिख रहा हूँ। X2 मीन्स हाइड्रोजन है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों में से कोई भी हो सकता है। वो अलग बात है कि इन चारों की रिएक्टिविटी एक जैसे नहीं होती है, चारों की रिएक्टिविटी का आर्डर अलग अलग होता है। तो आर्डर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, उससे कम रिएक्टिव होता है Cl2, उससे कम होता है Br2 और उससे कम होता है I2। I2 की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है और जनरली जब हम हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, कहीं भी H2 की बात करते हैं तो जनरली Cl2 और Br2 को हम यूज करते हैं। वो इसलिए कि फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है कि फ्लोरीन का डायरेक्ट किसी भी एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम करने से बचते हैं, क्योंकि वो जो रिएक्शन होता है किसी भी एल्केन का जब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते हैं तो वो एक एक्सप्लोसिव प्रोसेस होता है और इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है। उसी तरीके से आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है, क्योंकि I2 में I और I के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो इजिली डिसोसिएट तो हो जाता है, टूट तो जाता है, बट वो उतनी तेजी से फिर जुड़ भी जाता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, इसलिए इससे भी बचा जाता है। तो जनरली जब हम हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन की ही बात करते हैं। इस तरीके से हम जो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन से हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो हेलो एल्केन का जो हाइड्रोजनेशन होता है वो थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और फ्री रेडिकल का जब फॉर्मेशन होता है तो टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है सेकेंडरी फ्री रेडिकल की और सबसे कम होती है प्राइमरी फ्री रेडिकल की या 1 डिग्री फ्री रेडिकल की। और यही रीज़न है कि टर्शियरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सबसे तेज़ी से होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट उससे कम स्लो स्पीड से होता है और प्राइमरी का सबसे स्लो होता है। और इसी तरीके से हैलोजन की रिएक्टिविटी का भी आर्डर हमने लिख दिया है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए हम एल्केन के डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से हम बचते हैं। और आयोडीन चूंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये रिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम इससे भी बचते हैं। तो जनरली जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसका मतलब Cl2 और Br2 के साथ Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन होता है। हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि एल्केन के हाइड्रोजनेशन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि एल्कीन के थ्रू एल्कीन के साथ हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX विद एल्कीन्स, कि जब किसी एल्कीन्स पर HX का रिएक्शन होता है, या हम HX के जगह पे हम X2 का भी लिख सकते हैं कि X2 का जब रिएक्शन होता है तो एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम जैसे चलते हैं हम जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा है, एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है,
इसका हमने HX के साथ रिएक्शन कराया और ये हो गया कि HX के साथ रिएक्शन हो गया तो इसके दो पार्ट होते हैं, H प्लस और X माइनस होता है, एक पार्ट इस कार्बन के साथ और एक ये पार्ट इस कार्बन के साथ। चूंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है इसलिए H इसके पास जुड़ेगा और X किसके साथ पास जुड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, अगर हम H को इसके साथ जोड़ दें और X को इसके साथ जोड़ दें तो ये बन जाता है CH3CH2X। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कि चूंकि एल्कीन में होता क्या है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा होती है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल प्रीफर करता है अटैक करना और दैट इज वाई कि एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। हम एक दूसरा एक हायर एल्कीन लेते हैं, ये जो है वो ये सिमेट्रिकल एल्कीन था, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये होता है कि ये एल्कीन है, यहाँ ये एल्कीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हम यहाँ से तोड़ दें तो एक पार्ट इधर देखते हैं CH2 और इसकी इधर देखते हैं CH और CH3 देखते हैं, मतलब ये जो दोनों पार्ट हैं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो दोनों पार्ट है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इस एल्कीन को कहते हैं या इस तरह के एल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एसिमेट्रिकल एल्कीन। और इसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब HX का रिएक्शन होता है तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हम फ्री नहीं है, जैसे इसमें हम फ्री थे कि H को यहाँ भी जोड़ दें तो CH3 हो जाएगा, X को यहाँ जोड़ें CH2X हो जाएगा, या H को हम यहाँ जोड़ दें तो यहाँ हम फ्री थे। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो हम फ्री है कि H और X को कहीं भी जोड़ सकते हैं, बट अगर एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है तो हम फ्री नहीं है, तो वहाँ हम कंडीशन अप्लाई होता है कि X कहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब ये HX का रिएक्शन होता है और HX जो है वो ये भी जो रिजेंट है वो एसिमेट्रिकल है। तो अगर एल्कीन भी एसिमेट्रिकल है और रिजेंट भी एसिमेट्रिकल है तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, फिर हम मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है कि जब किसी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कहाँ होता है, पहले हम इसको समझ लें कि जब ये बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अप्लाई किया जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स में, और एल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए या एसिमेट्रिकल होना चाहिए और रिजेंट भी एसिमेट्रिकल होना चाहिए, तब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, the more relative part of unsymmetrical agent या asymmetrical reagent is added to that olefinic carbon which have less hydrogen atom। इसका मतलब ये कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होता है, जैसे HX है तो H पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव है, तो ये जो निगेटिव पार्ट है ये उस ओलिफिनिक कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन कम होंगे। और ओलिफिनिक कार्बन का मतलब एक कार्बन ये है जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, इन कार्बन्स को हम ओलिफिनिक कार्बन कहते हैं। और ये इन दोनों ओलिफिनिक कार्बन्स में इस एसिमेट्रिकल रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, इसलिए ये X इस हाइड्रोजन के इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये फॉर्मेशन हमने देखा कि CH के साथ X और यहाँ CH3 बन गया। बट अगर यही सेम रिएक्शन अगर इसी एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ होता है या HX के साथ होता है, पेरोक्साइड के इफेक्ट में होता है, तो ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो गवर्न होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। और चूंकि इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था खरास नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। और खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होता है ये रिएक्शन।
बस इसकी कंडीशन ये है, यहाँ भी ये कंडीशन है कि रिएजेंट एसिमेट्रिकल होना चाहिए और एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और उसके साथ एक कंडीशन और है कि ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होना चाहिए, चाहे वो बेंजाइल पेरोक्साइड हो या किसी भी तरह का पेरोक्साइड हो। तो जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ एडिशन होता है, तो जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अगेंस्ट हो जाता है। जैसे मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था, या अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, रिएजेंट का मोर नेगेटिव पार्ट उस ओलिफिनिक कार्बन के साथ जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। बट इसी के ठीक उल्टा, जब ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या फर्स्ट टाइम खरास साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था इसलिए इसको हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि मोर नेगेटिव पार्ट जो दिख रहा है कि H और Br में Br पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा वो उस ओलिफिनिक कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसलिए ये जो Br होगा ये इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 और Br। ठीक है। बट अगर यही सेम रिएक्शन, अगर यही हम सेम रिएक्शन HBr के साथ ही जो रिएक्शन हो रहा है, अगर यही सेम रिएक्शन हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में न करा करके सिंपली HBr के साथ कराते हैं, तब यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तब ये मोर नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये हो जाएगा CH3 CHBr एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यहाँ भी है, बट ये रिएक्शन जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो यहाँ एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट होगा। बट अगर पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर रिएक्शन होता है तो जो एडिशन रिएक्शन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और फिर मैं बता दूं कि मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसको अप्लाई करते हैं। और किस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तब मार्कोनिकॉफ रूल हम अप्लाई करते हैं। और मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है कि फिर से मैं बोलूं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, द मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट या एसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू दैट ओलिफिनिक कार्बन व्हिच हैव लेस हाइड्रोजन एटम। इन दोनों कार्बन को हम ओलिफिनिक कार्बन कहते हैं। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम ओलिफिनिक कार्बन कहते हैं। तो मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसपे नेगेटिव जिसपे हाइड्रोजन, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम होते हैं। और जब यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तब हम इसके उल्टा कहते हैं, इसके जस्ट इनवर्स हो जाता है कि मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। हालांकि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक चीज और नोट करने की चीज है कि जैसे हमने यहाँ HX लिखा तो HX हम लिखते हैं तो X का मतलब FClBrI हो जाता है। हालांकि हमने इसके पहले जब एल्केन्स का हम हैलोजनेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि X के जगह पे जब हम X की बात करते हैं, हैलोजन की बात करते हैं, तो जनरली Cl और Br की बात करते हैं, F और I की बात जनरली नहीं करते हैं। लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, चूंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, वो थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और 11th क्लास की केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है कि जब भी कोई भी किसी भी बॉन्ड का क्लीवेज होता है और अगर वो क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या पेरोक्साइड में होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, तो HBr के केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इजीली पॉसिबल होता है, बट HCl या HI के साथ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जो पेरोक्साइड या जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता है। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम हेलो एल्कीन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा, जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अल्कोहल से हम किसी अल्कोहल से जैसे हमने एक पढ़ लिया कि एल्कीन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि एल्कीन्स के बाद हमने एल्कीन से पढ़ लिया।
अब हम ये पढ़ते हैं कि अल्कोहल के फ्रॉम अल्कोहल के साथ अल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो अल्कोहल का मतलब जनरली होता है ROH। अल्कोहल का मतलब जनरली होता है ROH, और इसका रिएक्शन हम अगर HX के साथ कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये रिएक्शन अगर किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो ये क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन करता है, एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन बन जाता है RX एंड H2O। ये वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है हेलो एल्केन बन जाता है। अब चूंकि ये जो रिएक्शन होता है ये जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है और एलिमिनेशन का भी होता है। तो ये जो अल्कोहल के साथ जब हम HX का रिएक्शन करा दिया तो RX बन गया। अब ये किस तरीके का ये अल्कोहल है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो जनरली टर्शियरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन सबसे तेज होता है, उससे कम होता है सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, और उससे कम होता है प्राइमरी अल्कोहल के साथ। मतलब टर्शियरी अल्कोहल के साथ HX का रिएक्शन या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन वो सबसे तेजी से होता है। यहाँ भी इसका रीजन यही है कि जब हम पहले अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। तो पहले जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो आफ्टर डिहाइड्रेशन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और हम ये जानते हैं कि कार्बोकेटायन की बात अगर करें तो टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है सेकेंडरी कार्बोकेटायन की, और सबसे कम होती है प्राइमरी कार्बोकेटायन की। एंड दैट इज व्हाई टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव इन दिस केस। मतलब क्या हुआ, अभी टर्शियरी अल्कोहल के केस में HX के साथ रिएक्शन होकर के हेलो एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे तेज होता है, उससे कम होता है सेकेंडरी अल्कोहल का, और उससे कम होता है प्राइमरी अल्कोहल का। मैं एक बार फिर से बताऊं कि ये जो आर्डर है वो आर्डर इस बेस पे है, इस आधार पे है कि जब ROH का HX के साथ रिएक्शन होता है, RX का फॉर्मेशन होता है, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। इन फर्स्ट स्टेप आफ्टर डिहाइड्रेशन का अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो कार्बोकेटायन का एक फॉर्मेशन होता है, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है, और प्राइमरी अल्कोहल की उससे कम होती है। अब हम HX की रिएक्टिविटी की अगर बात करें कि चूंकि हमने ROH में अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात हमने कर लिया, अगर हम HX की रिएक्टिविटी की बात करें तो HI के साथ रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है HBr के साथ, और उससे कम होती है HCl के साथ। HCl के साथ इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो सबसे HI के साथ सबसे ज्यादा होता है, HBr के साथ उससे कम होता है, और HCl के साथ सबसे कम होता है, इसके साथ सबसे स्लो होता है, इसके साथ फास्ट होता है। ये हो गया कि अल्कोहल के थ्रू हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फिर हम चलते हैं, ये हमने HX के साथ रिएक्शन लिखा। अब ROH पर अल्कोहल पे जो रिएक्शन होता है और भी तरीके से होता है, जैसे ROH का रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कर लें या PCl3 के साथ कर लें तो भी हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ OH की जगह पे Cl बन जाता है। हालांकि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ROH के साथ PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो भी RCl बनता है। हालांकि साइड प्रोडक्ट्स के रूप में और भी चीजें होती हैं। ROH के साथ रिएक्शन अगर PCl3 के साथ करते हैं तो भी RCl बनता है। इसी तरीके से अगर हम ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन में चलते हैं तो हमको रिएक्शन ब्रोमिनेशन के लिए रेड फास्फोरस प्लस Br2 रखते हैं, और रेड फास्फोरस प्लस I2 जब हम करते हैं तो ये जो मिक्सचर होता है रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन कहते हैं, ये ब्रोमिनेशन के लिए करता है। ब्रोमिनेशन के लिए कि हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के जगह पे अगर Br लाना है तो हम रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का यूज करते हैं। अगर हमें आयोडीनेशन करना है तो हम आयोडीनेशन अगर हम करते हैं तो रेड फास्फोरस के साथ हम आयोडीन को यूज करते हैं। इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया कि अल्कोहल के साथ हम इस तरीके। फिर हम एक और रिएजेंट होता है अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराने के लिए, SOCl2 का भी हम यूज कर सकते हैं।
SOCl2 का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ ये बन जाता है RCl बन जाता है, और साइड प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यहाँ HCl भी निकलता है। तो ये जब साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है तो यहाँ चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होता है, तो जब हम सल्फोनिक क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ भी RCl बनता है, PCl5 के साथ भी RCl बन रहा था, PCl3 के साथ भी RCl बन रहा था। बट इन दोनों के साथ, जैसे PCl5 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 का फॉर्मेशन होता है, PCl इसके साथ हम करते हैं तो H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ करते हैं तो हम POCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि साइड प्रोडक्ट के रूप में चीजें होती हैं तो जिसको अवॉइड करना मुश्किल काम होता है, इसीलिए अगर हम किसी अल्कोहल से हमें अल्कोहल का क्लोरीनेशन करना है या क्लोरो एल्केन्स का फॉर्मेशन करना है तो SOCl2 को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके साथ जब हम साइड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट के रूप में होता है, तो ये आसानी से ये निकल जाता है और हमें क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं कि जैसे हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हमने ये पढ़ लिया कि अल्कोहल के साथ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। फिर हम आ जाते हैं, हम कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, जैसे हुन्स-डीकर रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को लेते हैं, जैसे RCOOAg, और इसका रिएक्शन जब हम ब्रोमीन Br2 के साथ करते हैं, NCCl4 कहते हैं, तो ये क्या बन जाता है, RBr प्लस CO2 एंड प्लस AgBr। तो इस तरीके से ये ब्रोमो एल्केन मिल गया कि जब हम सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम करते हैं तो ये बन जाता है। इस तरीके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCH2COAg, इसका हमने ब्रोमिनेशन कर लिया तो ये बन गया RCH2Br प्लस CO2 एंड प्लस AgBr। तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हमने रिएक्शन पढ़ लिया, इसका नाम ये नेम्ड रिएक्शन है और इसका नाम होता है हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसी तरीके से एक स्वाल्ट रिएक्शन होता है, और स्वाल्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हम फ्लोरीनेशन कराते हैं, जैसे CH3Br, इसका रिएक्शन जब हम AgF के साथ कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3F। मतलब हम फ्लोराइड को प्राप्त करने के लिए जो रिएक्शन होता है इसका नेम रिएक्शन होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RBr AgF RF एंड प्लस AgBr। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ ब्रोमाइड को जब फ्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। फिर इसके बाद है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड को हम आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे RCH2Cl हो चाहे RCH2Br हो। इसका रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन में तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2I में। मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड और ब्रोमाइड को जब आयोडीन में हमको कन्वर्ट करना हो तो सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में हम यूज करते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलेस्टीन रिएक्शन।
और जब हम ब्रोमीन को फ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हम ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये दो हमने पढ़ लिया, फिंकलेस्टीन रिएक्शन जिसमें हम आयोडीन प्राप्त करते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोरीन प्राप्त करते हैं, फ्लोराइड प्राप्त करते हैं। फिंकलेस्टीन स्वार्ट्स रिएक्शन में हम सिल्वर फ्रोमाइड को रीजेंट की तरह यूज करते हैं और फिंकलेस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड को इन एसीटोन में, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन रीजेंट को हम यूज करते हैं। ये इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया कि कैसे हम हैलोजिनेशन, हम हेलो एल्केन्स को पढ़ते हैं। एक और रीजेंट हम पढ़ते हैं जैसे एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन हो गया या ब्रोमिनेशन हो गया, ये हम पढ़ते हैं। जैसे ये एक हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया और इसका जब रिएक्शन हम Cl2 के साथ एट 500 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये जब हैलोजिनेशन करते हैं तो यहाँ भी कन्वर्जन हो जाता है और ये हो जाता है CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 का हो जाता है। इसी तरीके से एक रिजेंट होता है NBS, इसका मतलब होता है N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये एक रीजेंट का नाम होता है जो यूज किया जाता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन में इसको यूज करते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन जब हम NBS के साथ करते हैं तो ये ब्रोमिनेशन हो जाता है, ये ब्रोमिनेशन हो जाता है अल्फा ब्रोमीन। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए हम NBS, N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड का हम यूज करते हैं। ये है ये N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड का है जिसको हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन के केस में यूज करते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन के केस में हम यूज करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल रिएक्शन है, कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं। जैसे ये देखने में तो एल्कीन दिखता है और अगर Cl2 का रिएक्शन हो जाता है तो ये सिंपली हैलोजिनेशन हो जाता है, एक Cl इसके पास एक Cl इसके पास चला जाता है, बट ये एडिशन रिएक्शन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इस तरीके को कहा जाता है एलाइलिक क्लोरीनेशन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एक एग्जांपल हमने देखा Cl2 या Br2 दोनों के साथ ये रिएक्शन होता है कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे 500 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो जाता है तो ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। और NBS जो होता है जिसको हमने बोला कि N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड इसका नाम होता है, जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन में इसका ये काम आता है और NBS का यूज करते हैं तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि सिंपली हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पढ़ना होता है कि कोई जैसे ये कन्वर्जन में भी इसका यूज होता है। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि एल्केन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर एल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर एल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम चलते हैं कि हेलो एलिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और हेलो एलिन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने ये कहा कि एलिन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये जो होता है वो हेलो एलिन का एक एग्जाम्पल है। ये हेलो एलिन का एक एग्जाम्पल है और सिंपली 11th की क्लास की केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन X2 प्लस FeX3, X2 प्लस FeX3 ये रिजेंट है ये, और इस रिजेंट का ये जो हैलोजिनेशन में काम आता है, ये बेंजीन के हैलोजिनेशन में होता है। और जब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो हैलोजिनेशन का मतलब ये होता है जनरली कि जो न्यूक्लियर हाइड्रोजन है उस न्यूक्लियर हाइड्रोजन की जगह पे अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कहते हैं। तो बेंजीन में होता क्या है कि इस न्यूक्लियर हैलोजिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल होता है। जैसे बेंजीन की क्या होती है, बेंजीन या जो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो तो उसका जो एक बेंजीन हो या एरोमेटिक कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे 5 टाइप के हैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जैसे हेलोजिनेशन पढ़ते हैं, एल्काइलेशन पढ़ते हैं, एसाइलेशन पढ़ते हैं, सल्फोनेशन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो उसमें हेलोजिनेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं X2 + FeX3 और X2 + FeX3 का जो फंक्शन होता है कि टू जनरेट हेलोनियम आयन। और ये हेलोनियम आयन किसी भी, चूंकि बेंजीन में ऑल द 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, सो ये हेलोजन कहीं भी जुड़ सकता है और इसका जो फंक्शन होता है वो हेलोनियम आयन, इसको कहा जाता है हेलोनियम आयन। और ये जो हेलोनियम आयन होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है कि जो ये बेंजीन रिंग पे किसी भी पोजीशन पे अटैक कर सकता है। ये तो हम X2 के जगह पे हम जैसे हमने यहाँ X2 + FeX3 लिखा है तो यहाँ Cl2 + FeCl3 भी ले सकते हैं, यहाँ Br2 + FeBr3 भी ले सकते हैं। और अभी मैं कई बार मैं कह चुका हूँ कि जब हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं, जब हम हेलोजन की बात करते हैं तो उसमें Cl और Br दोनों हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। जनरली आयोडीन और फ्लोरीन को हम हेलोजिनेशन के केस में नहीं लेते हैं, क्योंकि आयोडीन के साथ अगर सिर्फ आयोडीन हो तो आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है और फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए हम आयोडीन और फ्लोरीन को जनरली नहीं लेते हैं, आयोडीन और जनरली उसको नहीं लेते हैं, हम जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हैं। तो ये हेलो एरीन का एक हेलो एरीन को कैसे बनाया जाता है, तो हेलो एरीन या हेलो बेंजीन को बेंजीन के हेलोजन सब्स्टिट्यूशन से बनाया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक जो एग्जांपल होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हेलो एरीन को बनाने का बेसिकली यही एक तरीका होता है। और अगर मान लिया कि हमने ये हेलो एरीन यहाँ बना लिया और अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हेलोजन के साथ हमने रिएक्शन करा लिया, ये हो गया X2 + FeX3 है, ये लीविस एसिड की तरह काम करता है। और इसका काम क्या होता है, FeX3 का जो ये जो लीविस एसिड, इसका काम क्या होता है कि हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन करना होता है। हेलोनियम आयन का इस X और X के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को ये बनाता कैसे है इसकी हम मैकेनिज्म थोड़ी सी जान लेते हैं, हालांकि हम अलग से पढ़ेंगे। ये बन जाता है हेलोजन बन जाता, होता क्या है, X और X के बीच में बॉन्ड है FeX3, चूंकि ये लीविस एसिड होता है, इसको ये करता क्या है कि X+ और FeX4 बना लेता है। तो ये जो X पे पॉजिटिव चार्ज है इसी को हम हेलोनियम आयन कहते हैं, हेलोनियम आयन कहते हैं, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पे अटैक करके और हेलोजिनेशन का फॉर्मेशन करता है। और अगर इस पे हम नेक्स्ट फिर हम X2 और FeX3 से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या होता है कि चूंकि इसमें क्या था कि ऑल द 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो हेलोजन कहीं भी अटैच हो सकता था, बट यहाँ केवल अब 5 पोजीशन है। इसमें इस पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में हम आर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। वैसे यहाँ भी ये आर्थो है, मेटा है और पैरा है। अब ये हेलो बेंजीन का हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा कि हेलोजन जो आएगा, नेक्स्ट जो हेलोजन आएगा वो कहाँ जाएगा, ये डिसाइड ये करेगा कि जो पहले से हेलोजन प्रेजेंट है इसकी डायरेक्टिव इफेक्ट क्या है। और इसका डायरेक्टिव इफेक्ट होता है कि ये क्या करता है कि एक बार यहाँ हेलोजन को जोड़ेगा आर्थो पोजीशन पर और एक बार ये जोड़ेगा पैरा पोजीशन पर। खैर हमें केवल यहाँ ये पढ़ना था कि हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है या हेलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो हेलो एरीन का जो प्रिपरेशन है वो एरीन या बेंजीन के हेलोजिनेशन से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और बेंजीन के हेलोजिनेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं कि हेलोजन प्लस FeX3 का यूज करते हैं, जिसमें FeX3 एक लीविस
एसिड होता है और ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के साथ हेलोनियम जनरेट करता है, जो हेलोनियम इस बेंजीन रिंग में किसी भी ऑल द 6 पोजीशंस किसी पे भी अटैक कर सकता है और हेलो बेंजीन या हेलो एरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से मैं एक बार पूरी समरी बताऊं कि एल्केन का प्रिपरेशन में हम हेलोजिनेशन से रिएक्शन कराते हैं और उस एल्कीन जब हम हेलोजन से जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। चूंकि एल्केन का ये जो रिएक्शन होता है, जो हेलोजन के साथ जो एडिशन रिएक्शन होता है, जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। फिर हम दूसरा हमने पढ़ा कि अल्कोहल के साथ फॉर्मेशन, जब हम अल्कोहल के साथ एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो हम उसका रिएक्शन HX के साथ करा सकते हैं, हम उसका रिएक्शन PCl5 के साथ करा सकते हैं, हम उसका रिएक्शन PCl3 के साथ करा सकते हैं। और अगर हमें ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन करना है तो रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन और रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन मिक्सचर का हम यूज करते हैं। फिर हम चलते हैं कि अगर हमको क्लोरीनेशन कराना है तो जैसे हमने PCl5 और PCl3 की बात किया तो हम सल्फोनिल क्लोराइड SOCl को भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें PCl5, PCl3 और SOCl में अगर ये सेलेक्ट करना हो कि हम किसके साथ क्लोरीनेशन कराएं तो हम SOCl के साथ प्रिपरेशन कराना को प्रीफर करते हैं, इसलिए कि SOCl के साथ एल्केन क्लोराइड के अलावा जो भी साइड प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें गैसियस स्टेट में होता है, जो निकालना आसान होता है। इसलिए जब हम किसी अल्कोहल के साथ क्लोराइड बनाना है तो हम SOCl को प्रीफर करते हैं। फिर इसी तरीके से हमने एल्कीन्स के साथ हेलो एल्केन बनाना सीखा कि एल्कीन्स के साथ HX का रिएक्शन हम अगर कराते हैं तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब हेलो एल्केन जो अगर एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल है और रिजेंट भी अनसिमेट्रिकल है तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब होता है जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अनसिमेट्रिकल रिजेंट के साथ जो एडिशन रिएक्शन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अलग से पूरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा, एक चीज इसमें पॉइंट करने की चीज है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे हमने एक प्रोपीन का एग्जांपल लिया, तो प्रोपीन के साथ जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो केवल HBr के साथ पॉसिबल होता है, HCl और HI के साथ वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा कि फ्लिंकलिस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन को हमने पढ़ा कि एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज मेथड उसका नाम है। उसमें क्या होता है कि हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे हमें अगर आयोडीन लाना है तो हम सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन रिजेंट का यूज करते हैं जो फ्लिंकलिस्टीन रिएक्शन कहलाता है। और अगर हमें फ्लोरीन लाना है तो हम सिल्वर फ्लोराइड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं जिसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से हमने एलाइलिक ब्रोमिनेशन भी पढ़ लिया। एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए NBS एक रिएजेंट है, एक स्पेशल रिएजेंट है जिसका नाम होता है कि N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, जिसके थ्रू हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं। और एलाइलिक ब्रोमिनेशन NBS के अलावा अगर हम सिर्फ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अगर करते हैं तो रिएक्शन अगर 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिएक्शन होता 500 डिग्री सेल्सियस पे तो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एरीन के बारे में हमने अभी बताया ही है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हमें सिर्फ फोकस करना था, रिएक्शन बेस्ड करना था कि रिएक्शन हमें जानना था, इक्वेशन हमें जानना था, जो हमने जान लिया है। जब हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम और पूरा लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।